आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे क्लास 11th में हैं, तो आपको देखिए टर्म 2 का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको इस वीडियो में कराऊंगा जो मॉडल सेट से आपको हट के एग्जाम में आने वाले, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मॉडल सेट से पूरा कंप्लीट सवाल नहीं आता है, कुछ एक्स्ट्रा सवाल आपके एग्जाम में आते हैं और वो सवाल आपको यहीं से पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए वक्त तो बिना बर्बाद के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला तो एक याद रखिएगा कि आपको कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र में मनुष्य तथा उसके कल्याण के अंतर्गत पर बल दिया है, तो याद रख लीजिएगा मार्शल ने। ठीक है। अगला पूछा जाएगा कि भारत में जो प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा हुई थी वो कौन से डेट पे की गई थी, याद रख लीजिएगा 16 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी। फिर अगला आपको सवाल पूछा जाएगा कि थोक मूल्य निर्देशांक जो होता है उसका प्रकाशन भारत में देखिए जो किस आधार पर किया जाता है, तो वो है साप्ताहिक, मतलब हर वीक पे कैलकुलेशन ये किया जाता है थोक मूल्य निर्देशांक का। ठीक है। अगला हमारा है कि भारत की मूल्य आर्थिक समस्या कौन कौन थी, कि मेन हमारा जो मूल्य आर्थिक समस्या है वो हमेशा से रहा एक गरीबी तथा दूसरा बेरोजगारी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगला सवाल है हमारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम सर पता। देखिए सीधा बात है, भारत में आपको मालूम होना चाहिए पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, उसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो सर्वप्रथम स्टार्ट हुआ था वो कौन सा योजना था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। फिर अगला है विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत जो आबादी भारत में है, तो याद रख लीजिएगा 16% टोटल जनसंख्या का हमारे भारत में रहता है। फिर अगला सवाल हमारा कालमाला के ग्राफ को क्या कहा जाता है, तो याद रख लीजिएगा कालिका चित्र से जाना जाता है। अब हमारा देखिए यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप 2 शुरू होता है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि मार्शल ने अर्थशास्त्र को किस प्रकार परिभाषित किया है, तो याद रखिएगा मार्शल ने अर्थशास्त्र में ध्यान के अध्ययन के स्थान पर मनुष्यों तथा उसके कल्याण के अध्ययन पर अधिक महत्व दिया है। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसायों में मानव के कार्यों का अध्ययन है। यह मनुष्य के उन व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों को जांच करता है जिनका ये कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उपभोग से संबंधित घनिष्ठ संबंध बताता है। इस प्रकार यह धन का क्या है, अध्ययन है। और दूसरी तरफ अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मनुष्यों के अध्ययन का क्या एक भाग भी होता है। ठीक है, तो ये मार्शल का स्टेटमेंट था कि अर्थशास्त्र को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। देखिए अगला सवाल है हमारा कि नई आर्थिक नीति के अंतर्गत व्यापार और निवेश नीति में किए गए सुधारों को हमें लिखने। देखिए क्या क्या सुधार किए गए, तो याद रख लीजिएगा संवेदनशील उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों पर आयाती क्या लाइसेंस समाप्त कर दिया गया था। फिर अप्रैल 2001 से निर्मित उपभोक्ता वस्तु तथा किसी उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध को हटा दिया गया था। फिर भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के आयात पर समाप्त कर दिया गया। वहीं पर फेरा 1973 को समाप्त कर दिया, उसके स्थान पर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम जो एमेंडमेंट था वो लागू कर दिया गया था। फिर विश्व व्यापार संगठन, ये तो इंपॉर्टेंट के लिए एग्जाम में आएगा आपका कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, इसका काम क्या है, मुख्यालय क्या है, ये सब पूछा जाएगा। तो पहला बात तो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों द्वारा की गई थी। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल एकदम आपको करके आना। इसका जो मुख्यालय है याद रखिएगा वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। अब देखिए इसका कार्य, इसका आपको उद्देश्य पूछा जाएगा तो याद सीधा बात है कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार को बढ़ावा देना है। फिर विश्व संसाधनों का अनुकूलतम क्या करना, प्रयोग करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। फिर पर्यावरण का संरक्षण एवं क्या करना, सुरक्षा से यूज करना है। फिर देखिए अगला सवाल आत्मनिर्भरता क्या है, ये सवाल छोड़ दीजिए, ये सवाल आने वाला नहीं है, पहले बता देता हूँ। ठीक है, अगला सवाल टिक करिएगा 12 नंबर सवाल कि आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं या फिर क्या अभिप्राय है, इसे लिखिए। तो देखिए सीधा हम लोग जानते हैं कि आर्थिक नियोजन या फिर विकास एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत किसी भी देश के साधनों का ध्यान में रखकर एक निश्चित समय में तो आर्थिक विकास के निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। फिर आर्थिक नियोजन तात्पर्य किन्हीं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रश्नों में से है। इस प्रणाली के अंतर्गत सरकार द्वारा राष्ट्र के दुर्लभ साधनों के प्रयोग की ऐसी योजना तैयार की जाती है जिसके द्वारा उपलब्ध साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग सामाजिक कल्याण को अधिकतम बनाने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। योजना आयोग के अनुसार आर्थिक नियोजन का अर्थ है स्वीकृति राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुसार देश के साधनों का विभिन्न विकासात्मक प्रयोग करना। ठीक है, फिर अगला हमारा भारत में आर्थिक सुधार क्यों प्रारंभ किए गए थे, ये हमें बताना है। तो देखिए सीधा बात है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1991 तक भारत अपना कह सकते हैं बच्चों आर्थिक नीतियों में आर्थिक विकास से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं रह सका था। इन्हीं नीतियों ने हमें क्या आर्थिक संकट में ढकेल दिया गया था और कहा गया था कि औद्योगिक लाइसेंस नीति 1956 की औद्योगिक नीति के महसूस के अनुकूल नहीं थी। बड़े औद्योगिक घरानों का व्यावसायिक बैंकों पर कब्जा था। ऊंची क्या था, सीधा आय शुल्क जैसे प्रतिबंध लागत
हो गया, विदेशी व्यापार में भी बाधा डाल रही थी। इसका नतीजा हुआ कि सरकार के वित्तीय घाटा हो रहा था, राजस्व घाटा था, बाह्य संतुलन में चालू खाते के घाटे में तेजी से वृद्धि हो चुकी थी। उपयुक्त सभी बातों के सम्मिलित प्रभाव अर्थव्यवस्था में क्या संकट उत्पन्न कर रहा था। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी जो ऋणों का मार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। भारतीय ऋणों के भुगतान की, तो देखिए सीधा बात है, कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी जो ऋण था बहुत बढ़ चुका था। भारतीय ऋणों के भुगतान की स्थिति में नहीं था। आरक्षित विदेशी मुद्रा भंडार 15 दिन के आयात मूल्य को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए सीधा बात है कि ये आर्थिक सुधार का क्या हुआ से प्रारंभ स्टार्ट होता भारत में। ठीक है, फिर अगला सवाल हम आपसे पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि अंग्रेजी शासन के दौरान जो जमींदारी व्यवस्था कृषि के विकास में क्या थी, बाधा थी। ये क्या मैटर है आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए सीधा बात है, जो भूमि निर्धारण व्यवस्था में जो जमींदारी सिस्टम था, जमींदारी व्यवस्था थी, वो भी एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सीधा बात है कि किसानों को थोड़ी सी दिक्कत आती। क्या था ये कि भारत में ये व्यवस्था थी सर्वप्रथम जो बंगाल के जो हमारा प्रेसिडेंसी था, ठीक है, उनमें से यहाँ से शुरुआत था। उसके बाद इस व्यवस्था को देश के शेष भागों में लागू किया गया। किसानों की आर्थिक स्थिति एवं सामान्य तमाम बगैर जमींदारों को एकमात्र लक्ष्य उनसे अधिक लगान वसूलना फैक्टर था। लगान निर्धारण की जो तमाम शर्तें किसानों के प्रतिकूल होती थी, उनके अनुसार नहीं किया जाता था। किसी भी स्थिति में लगान ना चुकाए जाने का मतलब होता था जमीन से किसानों को हटा दिया, यानी बेदखली कहा जाता है। इन सभी बातों सिस्टम कहा जा सकता है कि जो जमींदारी व्यवस्था थी वो कृषि के विकास में क्या था, मेन बाधा थी। ठीक है, अगला हमारा है कि प्रमाप विचलन से आप क्या समझते हैं। देखिए सीधा बात है, अगर आपने पढ़ा होगा प्रमाप विचलन ये क्या बताता है, तो प्रमाप विचलन भी क्या है, अपीकरण का एक आदर्श माप है तथा इसका प्रयोग सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स में सबसे अधिक यूज किया जाता है। और जहाँ तक इसके अर्थ का प्रश्न, प्रमाप विचलन किसी भी श्रेणी के विभिन्न पदों के समानांतर माध्य के लिए गए विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य का वर्गमूल होता है। इसका विशेषता देखिए आपको लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत मूल्यों का विचलन हमेशा समांतर माध्य के लिए लिया जाता है, क्योंकि यह केंद्रीय सर्वश्रेष्ठ माप समझा जाता है। वहीं पर इसमें बीजगणितीय चिन्हों का प्रयोग नहीं छोड़ा नहीं जाता, बल्कि प्राप्त विचलन के वर्ग लिए जाता है जो स्वतः क्या धनात्मक हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, सूचकांकों की मुख्य विशेषता का वर्णन करें। इतनी सीधा बात है, सूचकांक मतलब होगी इंडेक्स। इंडेक्स का देखिए क्या क्या यूज होता है, सीधा बात है, हमें क्या क्या प्रॉपर्टी होता है ये हमें बताना है। क्यों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सवाल तो आपको एकदम करके जाना, इसमें कोई भी सोचना नहीं कि नहीं करना है। क्या इसका यूज हमें पढ़ना है, तो पहले बात याद रखिएगा कि जो इंडेक्स होता है, यहाँ से ये पॉइंट नंबर 2 पढ़िए आप लोग, कि संख्यात्मक रूप दर्शाया जा सकता है। सूचकांकों द्वारा परिवर्तनों को संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये परिवर्तनों के शब्दों के रूप में व्यक्त नहीं होते। इसका सूचकांक यह नहीं कहेगा कि कीमतें घट या बढ़ रही, औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है या राष्ट्रीय उत्पादन वृद्धि हो रही है। फिर औसत सूचकांक द्वारा आर्थिक परिवर्तनों की दिशा को औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण से हम कह सकते हैं 2004 और 5 के मध्य की कीमतों की 7% वृद्धि हुई। कुछ वस्तु कीमत स्थिर रह सकती है, कुछ की 7% कम। इसका अर्थ यह है कि कुछ को 7% अधिक बढ़ सकती है। ठीक है, फिर अगला सवाल हमारा, दुर्लभता की उपस्थिति का अर्थ जो होता है अर्थशास्त्र की अनुपस्थिति, ताकि तार्किक कार्यों को देखिए हमें व्याख्या करना है। तो देखिए ये सवाल छोड़ दिए, ये सवाल एग्जाम में नहीं आने वाला। हाँ, ये सवाल क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है, इसे टिक कर लीजिए इंपॉर्टेंट में, कि आर्थिक क्रिया कैसे जीवन का सामान्य व्यवसाय होता है। सीधा बात ये सवाल है। तो ये सवाल आप लोग पढ़िए, क्या बोला हुआ है कि मार्शल के जो कथन है हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, कि जो अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है, वह मनुष्य के उन व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों की जांच करता है जिनका संबंध सीधा बात है जन्म जीवन में कल्याण तथा सुख से समृद्ध भौतिक पदार्थों का प्राप्ति तथा उपभोग है। स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र मनुष्य को उन अधिकारियों का अध्ययन करता है जो अपने जीवन के साधारण व्यवसाय तथा दैनिक जीवन के प्रारंभ। यह विदित है कि मानव अपने साधारण व्यवसाय में आय अर्जित करने और उनका उपयोग करने में लगा रहता है। मानव जीवन में तो कई पहलू होते हैं, जैसे सामाजिक हो गया, राजनीतिक, धार्मिक हो गया, आर्थिक, बहुत सारे फैक्टर है। किंतु अर्थशास्त्र तो विशुद्धत मानव जीवन के आर्थिक पहलू से संबंधित है। आर्थिक पहलू या क्रिया से अभिप्राय यह है कि इस तथ्य से वो व्यक्ति अपनी आय कैसे कमाता है, कैसे उसका खर्चा करता है, सीधा बात एक्सपेंस कैसे करता है। इसका मतलब यह है कि दैनिक जीवन या सामान्य जीवन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज प्राय प्राप्त करना जरूरी होता है, कैसे करके यूज करने वाला। तो ये आर्थिक क्रिया कैसे जीवन का व्यवसाय है। अब अगला जो सवाल है हमारा, ये सवाल आर्थिक नियोजन से क्या तात्पर्य है। ये एकदम बेहतरीन सवाल है। इसका 5 आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछा जाएगा कि 5 क्या इसका उद्देश्य होता है। ये सवाल एकदम करके जाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, आप लोग सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। क्या इसका बोला गया, इसका उद्देश्य क्या, देखिए यहाँ सब लिखा हुआ उद्देश्य में, ठीक है। ये बड़ा सवाल है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखिए इतना बड़ा 5 पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको लिख दिए हैं, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करके जाइएगा, ठीक है। पूरा मैं आपको फिर से को दिखा देता हूँ, ठीक है।
तो ये था हमारा क्लास 11 इकोनॉमिक्स टर्म 2 के लिए इंपॉर्टेंट सवाल। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।